राधे राधे। हेलो एवरीवन। आप सबसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे जैसे ही एपिसोड आए आपको पता पड़ जाए, और एपिसोड को लाइक करें। इन सब करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही कोई चार्ज होगा, तो इसलिए प्लीज़ इनको जल्द से जल्द कर लेट्स स्टार्ट करें स्टोरी को। उनके जाने के बाद नमन ने थोड़ा घबराते हुए कहा, जिसका डर था वही हुआ। मैंने पहले ही कहा था विशाल सर को अगर गलती से भी इसके बारे में पता लगेगा तो वह ज़रूर अंतरा कोई तकलीफ पहुंचाएंगे। और अभी ध्रुव सर ने जिस तरह से बोला है, अब तो मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा है। अंतरा बहुत चंचल है, वो बहुत शरारती भी है, वो हमारी बातें नहीं मानती है, और अगर आज विशाल सर के सामने वो आ गई तो हम क्या करेंगे। ये सुनकर रोहित भी अब खामोश हो गया। इधर दूसरी तरफ कमरे में इस वक्त अंतरा उसे बेड से मास्टर बेड पर इधर से उधर कूद रही थी और कूदते हुए जोर जोर से चिल्लाती बोली, मुझे अभी यहाँ से बाल निकालो, मुझे यहाँ नहीं लेना, मुझे जाने दो। वो बेड को बिल्कुल तहस नहस कर चुकी थी, तो वहीं सोफे पर दानिश बैठा बस उसे ही चुपचाप घूरे जा रहा था। उसने अंतरा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अंतरा गुस्से से लैंप बोर्ड पर लगे दानिश की फोटो को देखने लगी और उसने छोटे से पैर को राउंड में घुमाया और एक छोटी लात डायरेक्ट दानिश की फोटो पर मार दिया। दानिश का फोटो सीधे जमीन पर जा गिरा और ये देखकर दानिश की भौहें आपस में तन गई और अंतरा इस वक्त जोर से चिल्लाई, मैंने वेम्पायर को गिला दिया, मैंने वेम्पायर को गिला दिया, मैंने वेम्पायर को गिला दिया। ये सुनते ही अब दानिश ने अपनी जगह खड़ा हो गया और अंतरा की तरफ बढ़ने लगा। तो वहीं अंतरा ने जैसे दानिश को अपने पास आते देखा, वो एक पल के लिए डर गई। अंतरा ने अब दानिश को अपने पास आते देखा तो उसने बड़ा सा पाउट बना लिया और अपने छोटे से हाथों का पंच बनाते हुए बोली, अगर आपने दोबारा से मुझे डांटा ना तो मैं आपके मुंह पर पंच कर दूंगी। ये कहकर वो अपने छोटे से हाथों को इधर से उधर घुमाने लगी। दानिश उसे गुस्से से घूर रहा था, वो उसके पास आया और दूसरे पल उसने छोटे से पंच को अपने बड़े से हाथ में लेते हुए बोला, ओह, तो तुम में इतनी हिम्मत है। ये कहकर दानिश ने गुस्से से एक नज़र बेड की तरफ देखा और एक नज़र अपनी टूटी हुई तस्वीर की तरफ। तभी अंतरा मुंह फुलाकर बोली, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं बहुत शैतान हूँ, मैं बहुत शैतानियाँ करती हूँ। अब अगर आप मुझे जाने नहीं दिया तो मैं वापस से आपके रूम का तोड़ फोड़ कर दूंगी। ये कहकर वो वापस से अपने हाथ पे इधर उधर चलाने लगी। वहीं दानिश अब उसे गुस्से के साथ अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया और उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, छोड़िए मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो आप, मैंने काम, चलो जियो मुझे, चलो। दानिश उसे वॉशरूम की तरफ लेकर चला गया। उसे खुद को वॉशरूम में लाते देखकर अंतरा का मुंह फूल गया। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, मैं तो सुबह शॉवर ले चुकी हूँ। आप मुझे दोबारा से नहलाएंगे? क्या आपको बच्चों को नहलाना आता है? आप मेरे लिए बेबी छोप लेकर आना जिससे मेरी स्किन छाप ले, वरना यहाँ तो मुझे कोई छोप दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहकर अंतरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर आसपास देखने लगी, लेकिन तभी दानिश ने उसे अपनी गोद से उठाकर सीधे बाथटब में डाल दिया। अंतरा अचानक से चौंक गई और वो तुरंत डरते बोली, ये क्या किया आपने, आपने मुझे पूरा गीला कर दिया, अभी मुझे बाल निकालिए, मुझे बाथटब में डर लगता है मुझे। ये कहकर वो बाथटब से नीचे कूदने लगी, लेकिन तभी दानिश गुस्से से उसके पास आया, उसकी पूरी बॉडी पर पानी डालते बोला, चुपचाप अपने आप को साफ करो। ये सुनकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। उसने मासूमियत से कहा, बल्कि क्या मैं गंजी हूँ, पर मैं तो मिट्टी में खेली नहीं। यह सुनकर दानिश ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन तुमने किसी को छुआ है। ये सुनकर अंतरा अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, तो क्या अगर मैं किसी को टच कर लूँगी तो मुझे नहाना पड़ेगा?
ये सुनकर दानिश उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, हाँ, इसलिए आगे से किसी को भी छूने की कोशिश मत करना, वरना इसी तरह तुम्हें बार बार बात दिलाऊंगा। ये कहकर उसने अब उसे वापस अपनी गोद में उठा लिया। अंतरा पूरी तरह से भीग चुकी थी। इस वक्त वो कांप रही थी, लेकिन उसने मुंह फुलाकर कहा, पर मैं तो चुपके चाट खेलूंगी। ये सुनकर दानिश उसे घूरते बोला, क्या तुम मेरे खिलाफ जाओगी? अंतरा ने तुरंत बेफिक्री से अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला दिया। ये देखकर दानिश अपने दांत पीसकर बोला, यू सिली गर्ल, तुम्हें तभी अंतरा ने तुरंत दानिश के सीने में ही अपना छोटा सा सिर डाल दिया और कसकर दानिश को पकड़कर बोली, हाँ, मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे, मैं चुप गई, अब मैं आपको नहीं दिखाई दे रही हूँ। उसकी इस क्यूट हरकत को देखकर दानिश एक सेकंड के लिए चुप हो गया। अंतरा ने अपना छोटा सा सिर उसके सीने में छुपाया था। उसका सर छिप गया था तो उसे ऐसे लगा रहा था कि वो पूरी तरह से छुप गई है और वो दानिश को दिखाई नहीं दे रही है। और उसकी हरकत को देखकर ना चाहते हुए भी दानिश ने खुद को कंट्रोल कर लिया और उसे बाहर लेकर निकला। उसने उसे बेड पर बिठाया और गुस्से से बोला, चुपचाप हम यहीं बैठी रहो, कुछ देर में नैनी आएगी और तुम्हें रेडी करेगी, और याद रखना, नैनी के अलावा तुम ना किसी को शॉवर लोगी और ना ही किसी से रेडी होगी, और तुम दोबारा किसी को छूने की भी कोशिश नहीं करोगी। तुम्हें सिर्फ मैं छू सकता हूँ या फिर वो नैनी, इसके अलावा कोई नहीं, गॉट इट? ये धमकी देते हुए वो वहाँ से बाहर जाने लगा। लेकिन अंतरा को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। उसने अपने मुंह में उंगली डाली और मासूमियत से बोली, पर मुझे वो नैनी पसंद नहीं है। यह सुनकर दानिश के कदम रुक गए। वो पीछे मुड़ा और अंतरा को घूरते बोला, मैं तुम्हें उसके साथ जिंदगी भर रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जब तक तुम खुद से अपना काम नहीं कर पाती तब तक तुम्हें उसके साथ रहना है। एक बार तुम खुद से अपने काम करने लगोगी, उसके बाद मैं उस नैनी को भी तुम्हें छूने नहीं दूंगा। ये सुनते ही अंतरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे फिर से मुंह फुलाकर कहा, आप बहुत बुले हो पाली अंतरा, आपसे बात नहीं करेगी। एक बार पहले अंतरा अपने दोस्त के पास चली जाए तो हम दोनों मिलकर आपको बहुत परेशान करेंगे। ये सुनकर दानिश की भौहें तन गई। वो उसे घूरते बोला, क्या कहा तुमने? रिपीट इट। अंतरा फिर से बिना किसी डर के मुंह फुलाकर बोली, एक बार मेरा दोस्त मुझे मिल गया ना तो हम दोनों मिलकर आपको बहुत परेशान करेंगे और फिर आप मुझे डांटना छोड़ दोगे, फिर आप मुझसे डरने लगोगे। उसकी ये बात सुनकर दानिश अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करते बोला, कौन है तुम्हारा दोस्त और क्या उसने तुम्हें टच किया था? अंतरा ने चिढ़कर कहा, मुझे आपकी बात समझ आ रही है, पर मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही, पर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी और फिर उसके साथ मिलकर आपको बहुत तंग करूंगी। ये कहकर उसने दानिश से अपना मुंह फेर लिया। वहीं दानिश उसकी बात सुनकर गुस्से से बोला, तुम्हारा जो कोई भी है सिर्फ मैं हूँ, इसके अलावा ना ही तुम्हारा कोई दोस्त है और ना कोई दुश्मन, इसलिए तुम सबसे दूर रहो। ये कहकर वो वहाँ से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, मुझे अपने दोस्त का नाम नहीं याद आ रहा है, अगर मुझे उसका नाम याद होता ना तो मैं अभी आपको बता देती, फिर आप डर जाते और फिर आप मुझे उससे मिलने जाने देते। यह कहकर उसने अपनी नजरें धीरे से पीछे की तरफ घुमाई तो वहाँ कोई नहीं था। दानिश को वहाँ ना देखकर उसकी आंखों में दूसरे पल ही चमक आ गई और वो बेड पर खड़ी हो गई और बेड पर जोर जोर से कूदने लगी। इधर दूसरी तरफ दानिश नीचे हॉल में आया। उस वक्त नैनी अपना सिर नीचे झुकाकर खड़ी थी। दानिश सोफे पे बैठ गया बिना किसी भाव के बोला, उसे जाकर रेडी कीजिए। यह सुनकर नैनी ने अपना सिर हिला दिया और वो वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी दानिश से रोकते हुए गुस्से से बोला, और एक बात, अगर वो आपसे किसी चीज़ की जिद करती है तो आप इसे इग्नोर कर देंगी, आपको उसकी कोई भी जिद पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, समझिए आप। इसके जवाब में नैनी ने तुरंत अपना सर हिला दिया और वो सीधे कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी अंदर नमन आते बोला, बॉस, विशाल सर कुछ देर में आने वाले हैं। ये सुनकर दानिश ने बेफिक्री से कहा, सो? दानिश को ऐसा रिएक्ट करते देख नमन ने परेशान होते कहा, तो मुझे लगता है अंतरा को आपसे बैकयार्ड में भेज देना चाहिए, प्लीज़ आप उसे मुझे दे दीजिए।
ये सुनकर दानिश ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर पटक दिया। नमन एक पल के लिए डर गया और घबराते हुए बोला, बॉस सॉरी अगर मैंने आपको गुस्सा दिलाया। तभी दानिश उसकी बात को बीच में काट कर दांत पीस कर बोला, क्या आपको मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती? मैंने कहा ना वो सिर्फ और सिर्फ इस घर में रहेगी और अब आप उसे कहीं लेकर नहीं जा सकते। ये सुनते ही नमन हक्का बक्का रह गया। उसने दूसरे पल डरते हुए कहा, लेकिन बॉस विशाल सर, अगर उन्हें पता चलेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे और हम सब से अंतरा दूर हो जाएगी। हम उसे बहुत प्यार करने लगे हैं, हम उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। अगर वो दूर हुई तो हम शायद अब जी नहीं पाएंगे। ये सुनकर दानिश ने अपना मन को कुछ देर और घूरा, फिर बोला, अगर आप चाहते हैं कि मैं डैड को इसके बारे में ना बताऊं तो आप उसे यहीं रहने दीजिए। मैं डैड को हैंडल कर लूँगा, उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। यह सुनते ही नमन हैरानी से बोला, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप वाकई विशाल सर को हैंडल कर लेंगे? लेकिन अगर उन्हें गलती से भी पता चला तो? तभी दानिश ने बेफिक्री से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता उन्हें पता चलता या नहीं, बस मुझे इतना पता है कि अब वो मेरे साथ ही रहेगी, दैट्स इट। ये सुनकर अब नमन को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसने आखिर में अपना सर हिला दिया, लेकिन तभी उसके कानों में ऊपर के रूम से कुछ टूटने फूटने की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही दानिश के भाव बदल गए। वहीं नमन ने घबराते हुए कहा, ये तो उस रूम से आवाज आ रही है जहाँ शायद अंतरा है, वो ठीक तो होगी ना? दानिश दूसरे पल अपनी जगह से उठा। दानिश ने दरवाजा गुस्से के साथ खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंतरा का नजारा देखकर दानिश के एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल गए। वहीं नमन को भी पीछे पहुंचा ही था। उसने भी जब अंतरा के नजारे को देखा तो वो भी एक पल के लिए शॉक्ड हो गया, क्योंकि अंदर इस वक्त नैनी जमीन पर लेटी हुई थी और उसके सर पर चढ़कर इस वक्त अंतरा बैठी हुई थी। अंतरा ने अपनी दोनों छोटी छोटी मुट्ठियों से नैनी के बालों को कसकर पकड़ रखा था और वो जोर जोर से नैनी पर चिल्ला रही थी। वहीं नैनी भी दर्द से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर अंतरा उसके सर पर चढ़कर बैठी थी, इसलिए नैनी कुछ कर नहीं पा रही थी। आसपास बहुत सारा सामान फैला हुआ था। अपने कमरे की ऐसी हालत देखकर दानिश ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। नमन को वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म महसूस हुआ। उसने दानिश को देखकर उसने घबराते हुए कहा, सर मैंने पहले कहा था वो बहुत शैतान है, वो बहुत ज्यादा शैतानियां करती है। देखिए ना उसने क्या हालत कर दी आपके कमरे की। प्लीज अभी वक्त आप उसे मुझे दे दीजिए, इसी वक्त मैं उसे लेकर वापस बैकयार्ड चला जाऊंगा। वहीं नैनी ने जब ये सारी आवाज सुनी तो वो तुरंत गेट की तरफ देखने लगी। गेट की तरफ देखते ही वो जोर से चिल्लाई, सर प्लीज मुझे इस काम से निकाल दीजिए। अभी मैंने आपके काम के लिए मना नहीं किया, कभी नहीं किया मैंने, लेकिन इस बार मैं आपके काम के लिए मना कर रही हूँ। मैं इस लड़की को हैंडल नहीं कर सकती। ये लड़की बहुत ज्यादा शैतानियां करती है। मैं इससे परेशान हो गई हूँ। इसने मेरे सर के सारे बाल निकाल दिए। अंतरा की जब नजर दानिश और नमन पर गई तो अंतरा का मुंह बन गया। उसने दूसरे पल मुंह फुलाकर कहा, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो मासूम हूँ। ये कहकर वो तुरंत उस नैनी से दूर हुई और जल्दी से मासूमियत के साथ टुकुर टुकुर नमन और दानिश को देखने लगी। उसकी अचानक से ऐसी मासूमियत भरी नजरों को देखकर दानिश के दांत पीस कर कहा, सिली गर्ल यू आर टू मच। अभी तुम्हारी उम्र कितनी कम है, लेकिन अभी से ही तुम ऐसी हरकतें करती हो। आई थिंक तुम्हें अब मुझे अपने तरीके से हैंडल करना ही पड़ेगा। दानिश की बात सुनते ही अंतरा ने अपना छोटा सा सिर नीचे झुका लिया और उसने बहुत ही मासूमियत के साथ कहा, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो एक अच्छी लड़की हूँ ना अंकल। ये कहकर वो अब नमन को देखने लगी। नमन कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वहीं दानिश ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेने लगा। नमन देख पा रहा था कि दानिश अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, जिसे देखकर नमन ने अपने पसीने को साफ करते हुए कहा, मुझे जल्द से जल्द अंतरा को यहाँ से ले जाना होगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन ये कहते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ा, इस वक्त दानिश खुद अंतरा की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुमने आज जो भी किया है इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। इसी के साथ दानिश ने अंतरा को अपने कंधे पर उठा लिया और नमन ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया।
वहीं अंतरा भी दूसरे पल जोर से चिल्लाई, मुझे वैम्पायर से बचाओ। क्या करेगा आप दानिश अपने इस बढ़ते हुए जलन और पोजेसिवनेस के कारण? क्या अंतरा को कौन सी पनिशमेंट देगा? नमन को वहां का टेम्परेचर नमन ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तो वहीं दानिश अंतरा को लेकर सीधे बेड की तरफ गया। उसने अंतरा को बेड पर गुस्से के साथ बिठाया और उसकी आंखों में घूरते बोला, आज तुम पूरा टाइम इसी कमरे में अकेले बंद रहोगी, यही तुम्हारी सजा है। ये सुनते ही अंतरा की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत गुस्से से बोली, नहीं, मुझे यहाँ नहीं लेना, मुझे बाहर खेलने जाना है, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये कहकर वो नमन को देखने लगी। तो वहीं नमन भी ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसने तुरंत हड़बड़ी के साथ कहा, दानिश सर, ये आप क्या कर रहे हैं? वो अभी बहुत छोटी है, इस तरह से तो उसे कमरे में अकेले बंद करना ठीक नहीं होगा। दानिश ने इसके जवाब में नमन को गुस्से के साथ घूरा बोला, क्या अब आप मुझे सिखाएंगे कि मैं क्या करूं या नहीं? ये सुनकर नमन चुप हो गया। उसे अंतरा के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो अंतरा को देखने लगा। अंतरा अभी भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे यहाँ नहीं लेना, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ नहीं लेना। लेकिन दानिश अब कमरे से बाहर जाने लगा। अंतरा बेड पर चढ़ गई और वो जोर जोर से बेड पर कूदते बोली, प्लीज मुझे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, मुझे अकेले कमरे में नहीं लेना। लेकिन दानिश ने गुस्से के साथ बाहर निकलते वक्त नमन को घूरा। तो नमन ने हकलाते हुए कहा, दानिश सर, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। वो अभी सिर्फ 5 साल की है और 5 साल के बच्चे को इस तरह कमरे में बंद रखना ठीक नहीं है। दानिश ने अपने हाथों की मुठ्ठियां कसकर बनाई और बोला, तो आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं? ये सुनते ही नमन ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मुझे पता है कि वो शैतानी करती है, पर यह सजा देना सही नहीं है, अकेले कमरे में उसको रखना। मुझे लगता है कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन दानिश गुस्से से कमरे के दरवाजे को बंद करते बोला, अभी इसे सजा देना जरूरी है, वरना ये आगे इसी तरह शैतानी करेगी और मैं नहीं चाहता कि आगे ये मेरे सर का हेडेक बने। ये सुनकर नमन हैरान था। तभी दानिश ने बाहर से दरवाजे को बंद कर लिया। अंतरा अभी भी जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसकी आवाज बाहर आ रही थी। वो मजबूर होकर दानिश से बोला, दानिश सर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपसे पहले मैंने कभी आपको किसी चीज के लिए नहीं रोका, लेकिन आज मैं रुक रहा हूँ। प्लीज आप उसको बाहर निकाल दीजिए। वो बहुत छोटी है दानिश सर, इस वक्त कमरे में अकेले बंद करना सही नहीं है। दानिश बिना किसी भाव के कहा, मैं उसे मार नहीं रहा हूँ, ना ही उसे किसी जेल में कैद कर रहा हूँ। वो मेरा कमरा है, तुम्हें पता है कि वहाँ सब कुछ अवेलेबल है, उसे वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन उसे आज के लिए सजा देना ज़रूरी है। ये कहकर वो सीधा स्टडी रूम की तरफ जाने लगा। तो भाई नमन ये सब सुनकर लाचारी से कमरे को देखने लगा, जहाँ से अभी भी अंतरा जोर से चिल्ला रही थी। वो अंदर भी नहीं जा सकता था। नमन जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो दानिश के खिलाफ जाकर भी नहीं जा सकता था, लेकिन वो अंतरा को भी ऐसे अकेले कमरे में नहीं रहने देना चाहता था। वो दानिश के पीछे जाते हुए एक रिक्वेस्ट करके बोला, प्लीज़ दानिश सर, मैं आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उसे कमरे से बाहर निकाल दीजिए। वह सच में अकेले नहीं रह पाएगी। उसके जवाब में दानिश स्टडी रूम के अंदर बैठते हुए बोला, आई डोंट थिंक मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, उसे सज़ा देना ज़रूरी है। ये कहकर वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और अपनी गिटार को अपने हाथ में ले लिया। नमन चुपचाप वहीं खड़ा था। उसके हाथों की मुठ्ठियाँ कसकर बंद थी, जिससे उसकी नसें भी दिखाई दे रही थी। उसे पता चल रहा था कि वो खुद को कितना ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था। फिर उसने बुरी तरह से अपने होठों को भींच लिया और बोला, दानिश सर, मैं उसे एक बाप की तरह प्यार करता हूँ और एक बाप अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज़ दानिश सर, आपका उस पर कोई हक नहीं है, आप उसे मुझे सौंप दीजिए। जैसे ही नमन ने हिम्मत करके बात कही, दानिश के भाव बदल गए। वो गुस्से से नमन को देखकर बोला, नमन अंकल, क्या आप मुझे जवाब देंगे? ये सुनकर नमन ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ कि वो अभी बहुत छोटी है
और उसे इस तरह अकेले कमरे में बंद करना। तभी दानिश उसकी बात को बीच में काटते बोला, मैंने ऑलरेडी आपसे कह दिया है कि मैं उसे सजा दूंगा और उसे वो सजा मिलेगी। अब आप मुझसे ना तो बहस करेंगे और ना ही मुझे जवाब देंगे, वरना आपको पता है कि मैं उसके बारे में डैड से भी बता सकता हूँ, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी। दानिश की ऐसी धमकी सुनते ही नमन हैरान रह गया और वो हैरानी से दानिश को देखकर बोला, दानिश सर, आप मुझे ऐसी धमकी नहीं दे सकते। इसके जवाब में दानिश बिना किसी भाव के बोला, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये फैक्ट है। आपको अच्छे से पता है अगर डैड को पता चलेगा कि आप एक नाजायज और एक अनाथ बच्ची को अपने पास रख रहे हैं तो वो आपको उससे ज़रूर दूर कर देंगे। क्या आप भूल गए आपने और रोहित अंकल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? जब तक आप दोनों मुझे प्रोटेक्शन देंगे तब तक आप दोनों ना ही शादी करेंगे और ना ही अपनी फैमिली बढ़ाएंगे। अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट भूल गए हो तो मैं आपको उसे अभी याद दिला देता हूँ। नमन अब बिल्कुल चुप हो गया। उसे अपना सब कुछ याद आने लगा था। वो इस वक्त खुद को हद से ज़्यादा लाचार महसूस कर रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठियाँ बंद की। वो अपना सर नीचे झुकाकर बोला, सॉरी दानिश सर, अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया, वरना मैं सच में भूल गया था। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा। दानिश अभी भी नमन को घूर रहा था। वो उसे जाते हुए देख बिना किसी भाव के बोला, डैड के पास कॉल करके उन्हें यहाँ बुला लीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नमन ने अपना सर हिला दिया और वो कुछ कहे वहाँ से बाहर निकल गया। सच में मेरे को बहुत हर्ट हुआ। कई बार फादर्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उनके सामने एक ऐसी मजबूरी आ जाती है कि वो कुछ नहीं कर पाते। सो सॉरी। इधर दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में इस वक्त वहाँ लीना गुस्से से चिल्ला रही थी और वहीं प्रतिमा उसकी बातें सिर्फ चुपचाप सुन रही थी। लीना ने दांत पीस कर कहा, आखिर किस हक से आपने उसे उन दो आदमियों को दे दिया? क्या इसलिए क्योंकि वो दोनों अमीर हैं? क्या अमीर देखकर आप उस अनाथ आश्रम की बच्चियों को बेच देंगी? उसकी ये बात सुनते ही प्रतिमा ने गुस्से के साथ कहा, लीना अब तुम चुप हो जाओ। अगर तुम्हें पूरी बात ठीक से नहीं पता तो तुम्हें इस तरह आधी अधूरी बात सबके सामने करने की जरूरत नहीं है। लीना ने सरकास्टिक होकर कहा, दीदी सच कहूँ तो मैं आधी अधूरी बात नहीं कह रही हूँ। मैंने तो आपके और बड़े मालिक के मुंह से सुना, वही बोल रही हूँ। आखिर अंतरा को आप सबने किस हक से उन दो आदमियों को दे दिया? अभी कोई भी बच्ची यहाँ से अडॉप्ट नहीं हो रही है, तो फिर आपने उस अंतरा को क्यों यहाँ से जाने दिया? क्या वो आपके लिए बहुत खास है? इसका मतलब आप यहाँ के बच्चों में भेदभाव करती हैं। प्रतिमा की आंखों में आंसू आ गए थे और वो लीना के इल्जामों को सुनकर गुस्से से बोली, बस करो लीना, मैं कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना जहर होगा। मैंने कभी यहाँ के बच्चों में भेदभाव नहीं किया। मैं तो अंतरा को इसलिए यहाँ से भेजा क्योंकि उस बेचारे को यहाँ पहले ही बहुत ताने मारे जाते हैं, इसलिए क्योंकि उसे कोई अडॉप्ट नहीं करता था। लेकिन अब जब वो दो भले इंसान उसे अडॉप्ट करने उन अपने पास रखना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कुछ गलत है। मैं और बड़े मालिक ने बहुत कुछ सोच समझ कर ये फैसला लिया है। और वैसे भी तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? त्रिशा को तो ओबरॉय फैमिली अडॉप्ट करेगी ना। ये सुनकर लीना ने गुस्से से कहा, लेकिन अभी उनका भरोसा भी नहीं है क्योंकि अभी कागजी कार्रवाई नहीं हुई है और अभी इस बात का कोई यकीन नहीं करेगा कि सभी तृष्णा को यहाँ से लेकर जाएंगे। ये सुनकर प्रतिमा ने कहा, तुम इनका इतना इनसिक्योर क्यों हो रही हो? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। त्रिशा को ओबरॉय खानदान की अडॉप्ट करेगा। अभी तो पूरे 1 साल है। 1 साल के लिए उसे अच्छे से पढ़ाई करने दो और उसे अच्छे से मेहनत सिखाओ। ये कहकर प्रतिमा वहां से मंदिर की तरफ जाने लगी तो लीना ने गुस्से के साथ कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या त्रिशा को मेहनत नहीं है? आपकी उस शैतान अंतरा से तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तभी तो ओबरॉय खानदान उसे अडॉप्ट कर रहा है, ना कि कोई नॉर्मल घर के इंसान। लीना के ताना मारा जिसे महसूस कर प्रतिमा ने आखिरी में गहरी सांस लेकर कहा, लीना अभी के लिए मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज मुझे अब यहाँ से जाने दो। ये कहकर वो वहां से सीधे मंदिर की तरफ बढ़ गई तो वहीं लीना दांत पीसकर बोली,
मैं ऐसे कभी नहीं होने दूंगी। वो अंतरा मेरी आंखों के कांटे की तरह चुभती है। मैं उसे कभी खुश नहीं रहने दूंगी। उसे क्या लगता है इस अनाथ आश्रम से चली गई तो मैं उसे वहां 2 आदमियों के साथ खुश रहने दूंगी? बल्कि अब तुम देखते जाओ मैं तुम्हारी जिंदगी में बचपन से ही कैसे जहर घोलती हूँ। ये कहकर वो गुस्से से वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ शाम का वक्त हो चला था। स्टडी रूम का दरवाजा खुला। विशाल, नमन और रोहित के साथ स्टडी रूम से बाहर निकले। उनके पीछे दानिश था। दानिश के चेहरे पे इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। तो वही विशाल ने नमन और रोहित को देखकर कहा, आसपास खतरा ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए अब तुम दोनों को अपना काम अच्छे से करना है। याद रखना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ कोई भी गड़बड़ होती है तो मुझे कॉल पर तुरंत इन्फॉर्म करना। इसके जवाब में नमन और रोहित दोनों ने ही अपना सर हिला दिया। जिसके बाद विशाल दानिश की तरफ मुड़ा और बोला, दानिश बेटा, अपना ख्याल रखना, मैं कल वापस यहाँ आऊँगा। इसके जवाब में दानिश ने बिना किसी भाव के कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विशाल ने अपनी भुआएं चढ़ाकर कहा, लेकिन क्यों? तुम मेरे बेटे हो और मैं जब मर्जी चाहे तब तुमसे मिलने आ सकता हूँ। दानिश ने इस पर नाराजगी से कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बार बार लोग मुझसे मिलने आए। मैं अकेले रहना चाहता हूँ और अगर आप हर रोज़ मुझसे मिलने आएंगे तो मेरी प्राइवेसी में डिस्टर्ब होगा। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तो वहीं विशाल उसकी ये बात सुनकर चुप रह गए। नमन और रोहित भी बस खामोशी से ये सब कुछ देख रहे थे। तभी विशाल ने गुस्से के साथ कहा, तुम दोनों उसका ध्यान रखना, उसके कहने से कुछ नहीं होता। वो मेरा बेटा है और मैं कल जरूर उसे मिलने आऊँगा। ये कहकर वो वहाँ से बाहर चले गए। तो वहीं नमन और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। इधर दानिश कमरे से बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे, लेकिन वो कमरे को घूरते बोला, अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। अब तुम्हें पता चल गया होगा दानिश ओबरॉय को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। ये कहते हुए उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का नज़ारा देखकर वो एकदम से अपनी जगह रुक गया और उसके हाथों की मुट्ठियां बंद हो गईं। जैसे ही दानिश के अंदर का नज़ारा देखा, उसके भाव पूरी तरह से बदल गए। उसने दूसरे पल गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कस ली और आसपास देखते हुए बोला, ये लड़की कहाँ चली गई? कमरे में इस वक्त कोई भी नहीं था। वो अंदर आया। वो चारों तरफ अपनी नज़र घुमाने लगा, लेकिन अंतरा उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो वॉशरूम में भी उसे अंतरा नहीं दिखाई दी, जिसे देखकर वो दानिश के भाव पूरी तरह से बिगड़ गए। वो गुस्से से बाहर निकलते हुए बोला, जब मैंने इस लड़की को अंदर से बंद किया था तो ये कहाँ जा सकती है? मेरे कमरे में सिर्फ एक ही दरवाज़ा है जो कि मैंने बाहर से लॉक किया था। तब ये ऐसे बाहर निकल सकती कैसे है? कहीं किसी ने बाहर निकलने में इसकी मदद तो नहीं की? जिस किसी ने भी ऐसा किया होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहने के साथ ही सीधे नीचे हॉल की तरफ बढ़ा और वहाँ इस वक्त रोहित और नमन आपस में कुछ बात कर रहे थे। दानिश ने गुस्से के साथ कहा, नमन अंकल, रोहित अंकल, साफ साफ बताइए वो लड़की कहाँ है? कहाँ भेजा है आपने उसे? अचानक से दानिश की बात सुनते रोहित और नमन हैरान हो गए। नमन ने हड़बड़ी के साथ कहा, क्या कहा आपने? क्या अंतरा कमरे में नहीं है? जैसे कि आपको पता ही नहीं है वो कहाँ है। ये सुनकर दानिश ने दांत पीसते हुए कहा, अब आप ऐसा प्रेटेंड मत करिए जैसे कि आपको पता ही नहीं हो वो कहाँ है। ये सुनकर नमन ने तुरंत परेशान होकर कहा, नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं खुद भी आपसे कहने वाला था कि अब शाम हो गई है, अब आप उसे कमरे से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि वो कमरे में नहीं है, तो फिर वो कहाँ जा सकती है? दानिश अपने हाथों की मुट्ठियाँ कसते हुए बोला, देखिए मुझे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा। साफ साफ बताइए कहाँ भेजा आपने उसे, क्योंकि अगर मैंने खुद से उसके बारे में पता लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। ये कहते हुए नमन ने घबराते हुए कहा, रोहित, क्यों तुम्हें पता है अंतरा कहाँ है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके जवाब में रोहित ने भी अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। दानिश और नमन रोहित को ध्यान से देखने लगे। इस वक्त रोहित और नमन दोनों ही काफी ज्यादा परेशान दिख रहे थे। उन्हें देखकर दानिश ने भी गहरी सांस लेकर कहा, तो इसका मतलब आप दोनों को भी नहीं पता वो कहाँ है? ये सुनकर नमन ने तुरंत कहा, हाँ दानिश सर, मैं कब से तो यही कह रहा हूँ
कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। एक बार हम उसे पूरे घर में ढूंढते हैं, जरूर वो यहीं कहीं होगी। दानिश ने गुस्से के साथ कहा, आपको पता है ना कि मेरे कमरे में इस तरह से कोई बाहर नहीं निकल सकता। अगर मैं बाहर से उसे लॉक कर दूं तो? ये सुनकर अब नमन भी सोच में डूब गया और उसने परेशान होकर कहा, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके कमरे में बिना किसी से बाहर निकाले कोई बाहर नहीं जा सकता, लेकिन हमने अंतरा को बाहर नहीं निकाला। जब से आपने रोका था तब से हमने एक बार भी उस कमरे की तरफ नहीं देखा। हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि वो वहाँ कहाँ गई। ये सुनकर अब दानिश ने बिना किसी भाव के कहा, जाइए जाकर उसे ढूंढिए और वो मुझे जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। ये कहकर वो सोफे पर लीन होकर बैठ गया। इस वक्त उसके चेहरे पे कोई भी भाव नहीं थे। तो वहीं दानिश की बात सुनकर नमन और रोहित दोनों ने तुरंत अपना सर हिला दिया और वो तुरंत इधर से उधर अंतरा को ढूंढने लगे। वो दोनों पूरे घर में अंतरा को ढूंढ रहे थे, लेकिन अंतरा को कोई अता पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अब रॉय पैलेस में एक बार फिर से दृश्यम के रोने की आवाज पूरे पैलेस में गूंज रही थी। आज फिर से दृश्यम मंत्र के लिए जिद कर रहा था, अंतरा के लिए। वो पूरे हॉल में इधर से उधर दौड़ते हुए अंतरा को जोर जोर से नाम लेकर चिल्ला रहा था, मुझे अंतरा चाहिए, आप उसे अभी के अभी मेरे पास लेकर आओ। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ खेलूंगा। अब तो वो यहाँ नहीं आएगी, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा और ना ही दूध पीऊंगा। ये कहकर वो पूरे हॉल में इधर से उधर टहल रहा था। तो वहीं उसके पीछे इस वक्त रोली इधर से उधर भाग रही थी। वो लगातार दृश्यम को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और उसे समझा रही थी, लेकिन दृश्यम समझने के नाम नहीं ले रहा था। तभी ध्रुवी लिफ्ट से बाहर निकलते हुए बोली, मॉम क्या हुआ? तभी ध्रुव लिफ्ट से बाहर निकलते बोला, मॉम क्या हुआ? दृश्यम मिश्रा रो क्यों रहा है? इसके जवाब में रोली ने परेशान होकर कहा, वो फिर से अंतरा के लिए जिद कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इसके जवाब में ध्रुव अंतरा के बारे में सोचने लगा। उसे याद आया कि उसने आखिरी वक्त अंतरा को दानिश के पास देखा था, जिसे सोचकर उसने अब कुछ सोचा और बोला, क्या ये बिना अंतरा से मिले दूध नहीं पिएगा? इसके जवाब में रोली ने अपना सिर नाम में हिला दिया और बोली, नहीं, तुम देख रहे हो ना किस तरह से जिद कर रहा है अंतरा से मिलने के लिए। पता नहीं उस अंतरा नाम की लड़की में क्या जादू कर दिया है मेरे दृश्यम पर कि वो किसी की बात ही नहीं मान रहा है। उसकी ये बात सुनकर अब वो कुछ सोच में पड़ गया और उसने कुछ सोचते कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। ये सुनकर रोली ने ना समझी में कहा, लेकिन ध्रुव बेटा तुम क्या करोगे? तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे डैड को अंतरा के नाम से ही नफरत है। तुम्हें याद है ना उस दिन वो किस तरह डांट रहे थे। उन्हें तो यह भी कह दिया है कि अंतरा का नाम कोई घर में नहीं लेगा। मुझे डर लग रहा है कि तुम्हारे डैड के आने से पहले दृश्यम शांत हो जाए, वरना तुम्हारे डैड सुनेंगे तो वो बेवजह उस पर गुस्सा करेंगे। ये सब सुनकर ध्रुव दृश्यम की तरफ देखते जाते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन रोली फिर से बोली, पर तुम उसे क्या कहकर समझाओगे? वो तो ना तो वीडियो गेम के लिए मान रहा है और ना किसी और चीज़ के लिए। मैंने उसे हर चीज़ का लालच दिया, पर वो है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। इसके जवाब में ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। वो सीधे दृश्यम के पास गया, जो इस वक्त पर मुंह फुलाकर चिढ़कर बैठा हुआ था। ध्रुव उसके पास गया, प्यार से बोला, दृश्यम क्या हुआ? तुम ऐसे परेशान क्यों हो? ये सुनते ही दृश्यम ने मुंह फेरते हुए कहा, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। ये सुनकर ध्रुव ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, लेकिन क्यों? मेरे भाई को क्यों नहीं किसी से बात करनी? ये सुनकर दृश्यम ने अब मुड़कर कहा, क्योंकि कोई मुझे अंतरा से मिलने के लिए नहीं ले जा रहा है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे डेली मिलने आऊँगा और उसके साथ खेलूँगा, पर कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। प्लीज़ आप कुछ कीजिए ना, आप मुझे अंतरा से मिलने के लिए लेकर चलिए। अगर मैं तुमसे प्रॉमिस करूँगा तो तुम अंतरा से मिलने लेकर जाऊँगा तो क्या तुम दूध पियोगे? जैसे ही ध्रुव ने यह कहा, दृश्यम की आंखों में चमक आ गई। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना कि जब प्रॉमिस टूटती है तो वो कितना ज़्यादा रोता है? तुम्हें अच्छे से पता है कि वादे टूटने से वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहता। दृश्यम के अंदर एक आदत थी, जब भी कोई उसे प्रॉमिस करके उसे तोड़ देता था तो वो बहुत गुस्सा करता था और वो हफ्तों तक उस इंसान से नाराज़ हो जाया करता था। मैं अपने भाई के बारे में अच्छे से जानता हूँ और मुझे उसकी इस आदत के बारे में भी पता है
लेकिन आपको ये भी पता है कि मैं कभी उसे झूठे प्रॉमिस नहीं करता। तो क्या तुम उसे अनाथ आश्रम लेकर जाओगे? ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर फिर से ना में हिला दिया। रोली को कुछ समझ नहीं आया। उसने नासमझी में कहा, तो फिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है। इसके जवाब में ध्रुव ने कहा, पहले आप जाइए दूध लेकर आइए। कुछ देर में वो नौकर के हाथों दूध का गिलास लेकर आई और उसे ध्रुव की तरफ बढ़ाते हुए बोली, दूध। दूध लेकर ध्रुव ने दृश्यम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो अब पहले तुम दूध पी लो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं तुम्हें अब अंतरा से मिलने लेकर जाऊंगा। अंतरा से मिलने के जाने की बात सुनकर दृश्यम बहुत एक्साइटेड था, इसलिए उसने जल्दबाजी में दूध को एक ही सांस में पी लिया। ये देखकर रोली ने हैरानी के साथ कहा, ओ गॉड, इसे दूध पिलाने में मुझे घंटों लग जाते हैं, लेकिन ये अंतरा के नाम से कितनी जल्दी दूध पी लिया। सच में उस अंतरा नाम की लड़की ने तो मेरे बेटे पर वाकई जादू कर दिया है। तभी ध्रुव ने दृश्यम को देखकर कहा, अब क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? ये सुनकर दृश्यम तुरंत सोफे पर चढ़कर कूदते एक्साइटमेंट के साथ बोला, अंतरा से मिलूंगा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने दोस्त से मिलूंगा, ये अपने दोस्त के साथ खेलूंगा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये कहते हुए जोर जोर से तालियां बजाने लगा। इस वक्त वो खिलखिलाकर हंस रहा था अंतरा से मिलने जाने के नाम पर, तो वहीं ध्रुव मुस्कुराया उसे अपनी गोद में उठा लिया। दृश्यम तुरंत ध्रुव की गोद से लिपट गया, लेकिन तभी रोली ने नासमझी में कहा, बेटा तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम इसका मन बहलाने के लिए पार्क लेकर जा रहे हो? ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर ना में हिला दिया, कहा, नहीं मॉम, मैं इसे अंतरा से मिलाने लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर रोली जी ने हैरानी होकर कहा, क्या तुम्हें अपने डैड का डर नहीं है? तुम्हें पता है ना वो कितने ज्यादा नाराज होंगे अगर उन्हें पता चला कि तुम और दृश्यम अनाथ आश्रम गए थे, वो भी उस लड़की से मिलने। तभी ध्रुव दृश्यम को लेकर वहां से बाहर जाते हुए बोला, मैं अनाथ आश्रम नहीं जा रहा हूँ मॉम, और मैं कहाँ जा रहा हूँ ये मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे इसे लेकर जाने दीजिए, वरना ये इसी तरह आपको परेशान करेगा। ये कहकर वो दृश्यम को लेकर वहां से निकल गया, तो वहीं रोली बस उसे नासमझी में जाते हुए देख रही थी। इधर दूसरी तरफ रोहित और नमन अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि अंतरा को कहीं कोई अता पता नहीं था। वो वापस से थक कर दानिश के सामने आकर खड़े हो गए थे। रोली ने लाचार होकर कहा, पता नहीं हमारी अंतरा कहाँ चली गई। रोहित ने लाचार होकर कहा, पता नहीं हमारी अंतरा कहाँ चली गई। अभी तो मैंने उसके मुंह से अपने लिए पापा भी नहीं सुना था। वो इस तरह हमसे दूर नहीं जा सकती। ये कहते हुए रोहित की आंखें नम हो गई, तो वही नमन भी परेशान होकर बोला, दानिश सर प्लीज कुछ कीजिए, वो अभी तक नहीं मिली है, मुझे डर लग रहा है वो कहीं चली गई होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो नमन ने तुरंत आगे आते हुए कहा, दानिश सर देखिए, मुझे पता है आपको बच्ची से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी बन चुकी है, हमने उसके लिए अपना पूरा फ्यूचर सोच लिया है। प्लीज़ दानिश सर हमारी हेल्प कीजिए, उसे ढूंढ दीजिए, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन दानिश ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रोहित और नमन दोनों एक दूसरे को देखने लगे और नमन ने गुस्से के साथ कहा, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन न किया होता तो अभी के अभी मैं इस नौकरी को छोड़ देता और जाकर अपनी अंतरा को ढूंढता और उसके साथ कहीं दूर जाकर अपनी ज़िंदगी बिताता। इस तरह की नौकरी से अच्छा कि मैं खुद को फांसी लगा लूं। रोहित ने भी अब नाराजगी के साथ कहा, सही कहा तुमने, पिछले 5 सालों से हम इस नौकरी को कर रहे हैं। 5 सालों में इतना लाचार मुझे अभी महसूस नहीं हुआ जितना मुझे अभी महसूस हो रहा है। हम चाहकर भी अपनी अंतरा को ढूंढ नहीं सकते। नमन, मैं तुमसे कह रहा हूँ, वो हमारी बेटी है और अगर वो हमें नहीं मिली तो हम दानिश सर को माफ़ नहीं करेंगे। ये सुनकर नमन ने गुस्से के साथ कहा, हम क्या कर लेंगे उनका? तुम्हें पता है ना, वो हमसे बहुत बड़े इंसान हैं। भले वो अभी उम्र में छोटे हैं, लेकिन अभी में उनका रुतबा बहुत अलग है और सबसे ज़्यादा विशाल सर दानिश सर से कोई प्यार करते हैं। हम उनको जाकर भी कुछ नहीं कह सकते सिवाय अभी अंतरा को ढूंढने। चलो हम उसे ढूंढते हैं। यह सुनकर रोहित ने लाचारी से अपना सर हिला दिया और वो दोनों बाहर निकल गए। इधर दानिश कमरे के अंदर आया।
कमरे के अंदर पहुंचकर अब वो अपनी गहरी नज़रों से चारों तरफ देखने लगा और फिर तभी उसने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, आई नो तुम इसी कमरे में हो, इसलिए बेहतर होगा कि मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि तुमने अब मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया है। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक 5 साल की लड़की दानिश ओबरॉय को इस तरह फ्रस्ट्रेट करेगी, लेकिन अब अगर तुम मेरे सामने नहीं आई तो मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, इसलिए चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। इस आवाज़ को सुनती अमृता, जो बेड के नीचे बैठी इस वक्त अपने हाथ में चॉकलेट लिए लगातार उसे खा रही थी, जिसे पूरा चॉकलेट उसके मुंह में ही लग गया था, वो एक पल के लिए चौंक गई और टुकुर टुकुर चारों तरफ देखने लगी। आप चाहते हैं कि एपिसोड्स जल्दी जल्दी आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा रिवॉर्ड आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब के रूप में हमें भी मिलना चाहिए। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब और जल्दी एपिसोड्स। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। इसके साथ ही राधे राधे।